हेलो स्टूडेंट, आज हम रुधिर एवं परिसंचरण तंत्र के विषय में जानेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। रक्त एवं परिसंचरण तंत्र कक्षा 10 विज्ञान आरबीएससी फ्री ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लड और उसके प्रकार तथा रुधिर परिसंचरण तंत्र एवं हृदय और रुधिर वाहिनियों के विषय में। सबसे पहले जानते हैं रक्त। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो मानव व अन्य पशुओं में आवश्यक पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन को कोशिकाओं में तथा कोशिकाओं से चयापचय अपशिष्ट उत्पाद तथा कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन करता है। रक्त की विशेषताएं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त हल्का क्षारीय तरल है। रक्त का पीएच 7.4 होता है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूणावस्था एवं नवजात में रक्त का निर्माण प्लीहा में भी होता है। सामान्य व्यक्ति में 5 लीटर रक्त होता है। जानते हैं रक्त का संगठन। तो रक्त के 2 भाग होते हैं, एक प्लाज्मा और कणिका। तो रुधिर प्लाज्मा क्या है? देखिए, रुधिर के द्रव्य भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा रक्त का 55% भाग का निर्माण करता है तथा इसमें लगभग 92% जल एवं 8% कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। रुधिर कोशिकाएं। रुधिर कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 लाल रुधिर कोशिकाएं यानी कि आरबीसी। नंबर 2 सफ़ेद रुधिर कोशिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी। और नंबर 3 बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कोशिकाएं। आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। यह कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं। इनकी औसत आयु 120 दिन होती है। ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। श्वेत रुधिर कोशिकाएं। डब्ल्यूबीसी कुल रक्त कोशिकाओं का 99% होती हैं। इनमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। ये शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं और यह रंगहीन केंद्रक युक्त होती हैं। जानते हैं डब्ल्यूबीसी के प्रकार। तो डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती हैं, कणिकाणु और अकणिकाणु। कणिकाणु जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो पुनः 3 प्रकार की होते हैं। नंबर 1 न्यूट्रोफिल, नंबर 2 इओसिनोफिल और नंबर 3 बेसोफिल। रक्त में न्यूट्रोफिल की संख्या सबसे अधिक होती है। जानते हैं अकणिकाणु के विषय में। तो अकणिकाणु भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मोनोसाइट और नंबर 2 लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 3 प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और न्यूट्रल किलर सेल्स। तीसरे प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती हैं बिंबाणु। इनकी विशेषताएं हैं, इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। इनका जीवन मात्र 10 दिवस का होता है। यह रुधिर का थक्का जमाने में मदद करती हैं। ये केंद्रक विहीन होती हैं और रक्त में इनकी संख्या करीब 3 लाख प्रति घन mm होती है। अब जानते हैं रक्त के कार्य। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करना, पोषक तत्वों का परिवहन करना, शरीर के पीएच का नियंत्रण करना, शरीर के ताप का नियंत्रण करना, रोगाणुओं से प्रतिरक्षा करना,
हार्मोन्स का परिवहन करना एवं उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना, ये रक्त के प्रमुख कार्य हैं। जानते हैं मनुष्य में रक्त कितने प्रकार का होता है। तो रक्त कोशिकाओं की सतह पर उपस्थित एंटीजन के आधार पर रक्त को 4 समूहों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 ए रक्त समूह, इसमें ए एंटीजन पाया जाता है। नंबर 2 बी रक्त समूह, इसमें बी एंटीजन पाया जाता है। नंबर 3 ए बी रक्त समूह, इसमें ए और बी दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं। और नंबर 4 ओ रक्त समूह, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। अब जानते हैं रक्त परिसंचरण के विषय में। शरीर की कोशिकाओं के मध्य गैसों, पचे हुए पोषक तत्व, हार्मोन तथा उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन के लिए रक्त, हृदय तथा वाहिनियों आदि अंगों का संयोजन पाया जाता है। इस संयोजन को रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकार। तो सामान्यतः रक्त परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 बंद रक्त परिसंचरण तंत्र और नंबर 2 खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। मानव में जो लसीका तंत्र होता है वो खुला तंत्र का उदाहरण है। आगे जानते हैं हृदय के विषय में। तो हृदय की जो विशेषताएं हैं उसमें नंबर 1 हृदय पेशीय ऊतकों से बना होता है, जो मांसल, खोखला तथा बंद मुट्ठी के आकार का लाल रंग का अंग है। नंबर 2 यह दोहरी भित्ति के झिल्ली में आवरण द्वारा घिरा रहता है, जिसे हृदय आवरण कहते हैं। नंबर 3 मानव हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं, जिनमें 2 आलिंद तथा 2 निलय होते हैं। नंबर 4 बाईं ओर के आलिंद निलय आपस में एक द्विबलन कपाट, जिसे माइटिल कपाट कहते हैं, से जुड़े होते हैं, जबकि दाएं ओर के आलिंद और निलय के मध्य त्रिबलक या ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। जानते हैं हृदय की क्रिया विधि। आलिंद निलय लयबद्ध रूप से संकुचन और शिथिलन की क्रिया करते हैं, जिससे रुधिर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है तथा शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में आता है, दाएं निलय में प्रवेश करता है तथा दाएं निलय के संकुचन से फुफ्फुस धमनी रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। फेफड़ों में श्वसन क्रिया द्वारा रक्त ऑक्सीकृत हो जाता है, जो फुफ्फुस शिरा द्वारा बाएं आलिंद में प्रवेश करता है, जहां से यह बाल्वों से होते हुए बाएं निलय में प्रवेश करता है। निलय के संकुचन के कारण महाधमनी द्वारा रक्त शरीर में प्रवाहित होने चला जाता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है, जिसे हृदय चक्र कहते हैं। इस प्रक्रिया में रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं। अब जानते हैं धमनी और शिरा में अंतर। तो धमनी हृदय से रक्त को अंगों की ओर ले जाती हैं, जबकि शिराएं रक्त को हृदय की ओर लाती हैं। नंबर 2 धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि सामान्यतः शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनियों की दीवार मोटी होती हैं, जिनमें अधिक रक्त दाब होता है, जबकि शिराओं की दीवारें पतली होती हैं। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, इसी तरह से पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। शिराओं में एक दिशीय कपाट भी पाए जाते हैं, ताकि रुधिर एक ही दिशा में बहता रहे। अब जानते हैं अभ्यास कार्य। तो आपकी स्क्रीन पर ये 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं,
इन्हें आप नोट कर लें। नंबर 1, रक्त को परिभाषित करें तथा रक्त के कार्य लिखो। नंबर 2, रुधिर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, नाम लिखो। नंबर 3, ABO रक्त समूह किसे कहते हैं। नंबर 4, मानव हृदय की संरचना का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करो। नंबर 5, दोहरा रक्त परिसंचरण की क्रियाविधि समझाइए। और नंबर 6, धमनी और शिरा में अंतर लिखो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा और ये आपके शिक्षण में सहायक होगा। थैंक यू।